नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हूँ मैं आशीष नारायणी क्लासेस में नवीन भारतीय इतिहास को लेकर के, जिसमें हम लोग का टॉपिक चला था बेटा कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। देखिए, बेसिकली यह बोला जाए कि मूलभूत से जब पुर्तगाली भारत आते हैं तो इनके भारत आने के बहुउद्देश्य यानी कई सारे रीजंस होते हैं। पहला तो व्यापार तो था ही, दूसरा रीजन क्या था बेटा कि अपने आप को एक यूरोप में एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में दर्शाना कि हम एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, जो कि कई सारे अपने उपनिवेश यानी हमने कई सारे अपने क्या बना रखे हैं कि अलग अलग जगहों पर अपने उपनिवेश बना सकते हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां से हम उसको टैकल करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, अपने स्टेटस को यूरोप में बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सिर्फ व्यापारी करना उद्देश्य नहीं था, अपने आप को विस्तार, सीमाओं का विस्तार करना भी एक प्रमुख कारण था। एक्सपेंशन ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक, और स्टेटस कि यूरोप में वी आर द सुपीरियर देन अदर्स, ये मोटिव था इनका। नेक्स्ट मोटिव क्या था यूरोपियों पुर्तगालियों का कि क्रिश्चियनिटी को यानी क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को और ज्यादा एक्सपेंड करना, लोगों में फैलाना। ठीक है, तो मल्टीपल रोल प्ले होते हैं पुर्तगालियों के भारत में आने से। अब देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये किसके बाद आते हैं बेटा? ये आते हैं अल्फांसो डी अल्मीडा के बाद। हम सभी को पता है कि अल्फांसो डी अल्मीडा जो थे, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, यानी शांत नीले जल की नीति चलाई थी। और ये एक प्रकार से ऐसा वायसराय था, ऐसा गवर्नर था कि मतलब एक प्रकार के जिन्होंने शांत नीति अपनाया, मतलब युद्ध नहीं किए थे। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसके विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति थे। यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो आइडियोलॉजी थी वो टोटली डिफरेंट मोड पर चलती थी। इनके कहने के अनुसार क्या था कि देखिए, अगर आप प्रेम से, सहयोग से कोई चीज करेंगे तो आपको उस चीज को करने में सालों लग जाएंगे और इतना समय नहीं है। अगर अपने आप को वर्तमान स्थिति में मजबूत करना, क्योंकि भारत में उसमें क्या था बेटा, सत्ता परिवर्तन का समय आने वाला था। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आता है, एक भारत आता है, तो उसमें बेटा दिल्ली पर सल्तनत काल चल रहा था, अर्थात दिल्ली पे अंतिम सल्तनत काल। आपको पता है पांचों सल्तनत काल, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक, इसका टाइम पीरियड भी पता होगा, 1206 से 1526 के बीच। तो इसी समय भारत पर अंतिम सल्तनत काल का राजवंश चल रहा था, जिसका नाम था लोधी डायनेस्टी। और बेटा लोधी डायनेस्टी भी क्या थी कि उसमें इसमें कुछ शासक अच्छे हुए हैं और ज्यादा शासक हुए नहीं, तीन ही प्रमुख शासक हुए लोधी डायनेस्टी में, प्रमुख शासक तीन हुए। तो दिल्ली पर कंट्रोल धीरे धीरे सुल्तानों का खत्म हो रहा था और जो सेंटर थे, अर्थात जो सत्ता का या शक्ति का केंद्र थे, वो डिसेंट्रलाइज हो रहे थे। यानी जो सल्तनत काल में, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय, खिलजी राष्ट्र में, जो तुगलक ने, जो बलबन ने, या जो आपके सैयदों ने जो बनाई थी एक शक्तिशाली दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की थी, अब उसके अधीन आने राज्य धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, अपने आप को सेपरेट। जैसे उदाहरण दे तो गुजरात, दक्षिण में जाएंगे तो बीदर, बरार, गोलकुंडा, उड़ीसा, उड़ीसा के राजा अपने आप को गजपति लगाते थे। तो ये सारे जो राज्य थे वो अपने आप को पहले से घोषित कर दिए थे, और आप क्या हो गए कि अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिए कि साहब हम पर किसी की सत्ता नहीं चलेगी। तो इसी समय आपस में क्लैशेस हुए, तो पुर्तगालियों को समय मिल गया कि भारत में अपने आप को और ज्यादा क्या दिखाना है, अब बहुत ज्यादा हमको अपने आप को कट्टर दिखाना है, बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग दिखाना है। क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो अल्बुकर्क ने पॉलिसी को चेंज किया। इसी कारण से इनको पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या क्या पॉलिसी थी उसके करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या किया बेटा, विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय की अनुमति पाकर 1510 ईस्वी में, विजयनगर क्या नाम आता है, विजयनगर, तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में होती है, राइट। हरिहर और बुक्का नामक दो वजीर होते हैं जो कि एक राज्य में कार्य कर रहे होते हैं। मैं दिल्ली सल्तनत को पढ़ाऊंगा आपको। तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करके इन दोनों को बंदी बनाता है और दिल्ली ले जाता है, जहां पर इनको फोर्सफुली यानी बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित कर देता है या इस्लाम ग्रहण करवा देता है। लेकिन हरिहर बुक्का अपने गुरु के कहने पर, गुरु देव राय के, क्या बोला जाए, गुरु आनंद राय, उनका नाम था आनंद, के कहने पर ये पुनः सनातन धर्म में री इंटर हो जाते हैं, मतलब घर वापसी टाइप का कर लेते हैं। अब ये दोनों भाई मिलकर के दक्षिण में एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, इसका नाम था विजयनगर।
ठीक। बेटा इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में बाबर ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो तुझे के बाबरी के नाम से जानी जाती है। बाद में इसका अनुवाद भी कराया गया, ठीक, इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ, इसका फारसी से उर्दू में अनुवाद हुआ, उसका फिर इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो इसमें लिखा है कृष्णदेव राय के बारे में कि ये बहुत ही प्रतापी और बहुत महान राजा थे। दूसरा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली भी भारत आते हैं यात्रा करने, चाइनीज भी आते हैं और अलग अलग देशों के आते हैं। उन्होंने भी विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया है, ठीक। अब होता क्या बेटा, कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजाओं में माने जाते हैं, ठीक। तुलवा वंश के संबंधित थे, सालो वंश, तुलो वंश, इसमें कुल मिलाकर के 3 प्रमुख राजवंश हुए, जिसमें अलग अलग शासकों ने शासन किया। जैसे दिल्ली में राजवंश सुना होगा आपने, कि गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग राजवंश हुए, ठीक, सालो वंश, तुलुप वंश और प्रतिहार, पल्लव, ऐसे वंश होते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला, कृष्णदेव राय ने, कि भैया देखो एक चीज बताओ, पुर्तगालियों से कहा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, आप आए हो व्यापार करने, आपने अपनी मेहनत से जो भी जगह देखी, अब आपको कहीं पर ठौर नहीं है। ठौर का मतलब होता है बेटा प्लेस, यानी जहां पर रहकर के आप अपने सैनिक प्रशिक्षण कर सके, अपने व्यापार को स्थायी कर सके, मतलब कोई स्थायी जगह नहीं है आपके पास। तो आप कैसे अपने आप को महाशक्ति कहते हैं? आप अपने आप को स्थायी करिए, ताकि आपको, हम भी आपके साथ व्यापार कर सके। हमें यही नहीं क्लियर होगा कि भैया आप ठेला लगा रहे हो आज यहाँ पर, हमसे क्या तो व्यापार करेंगे, हमने आपसे चलिए कुछ ट्रीटी साइन कर ली, पता लगा तुम्हारा ठेला कहीं और लगा। तो पुर्तगालियों को थोड़ा सा लगा कि यार देखिए हमारे साथ तो वास्तव में गलत हो रहा है, भारत में हम अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास कोई जगह नहीं आई। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से क्या कहा कि भैया देखो, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, इससे क्या था, विजयनगर का छत्तीसगढ़, क्योंकि चारों बड़े साम्राज्य चाहते थे विजयनगर पर कब्जा करना। अब विजयनगर चारों से अकेला तो लड़ नहीं सकता था, या बोला जाए लड़ भी ले तो वही हालत होगी ना कि कैजुअलिटी ज्यादा होगी। तो इस चीज को देखने के लिए इन्होंने क्या किया, कृष्णदेव राय ने बहुत दिमाग से, मतलब दूरदर्शी थे, तो इन्होंने क्या किया बेटा, पुर्तगालियों को एक लालच दिया कि भैया देखो, तुम बीजापुर का जो सुल्तान, उसका नाम है आदिल शाह, ये कैसा है, बहुत ही अहंकारी है, आतताई है, और दूसरा ये कायर टाइप का है, ये इसमें अकेले लड़ने की दम नहीं है। तुम इस पर आक्रमण करके गोवा को जीत लो, गोवा को कैप्चर कर लो और यहाँ पर अपने स्थायी निवास बना लो, ताकि देश के जो और लोग हैं उनको पता चल जाए कि तुमसे हम व्यापार कैसे करें। यही हुआ। विजयनगर साम्राज्य की अनुमति पाकर, यानी कृष्णदेव राय की अनुमति पाकर, अल्बुकर्क ने आदिल शाह के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और उससे बीजापुर को छीन लिया, सॉरी उससे गोवा को छीन लिया। पहले गोवा जो थी वो बीजापुर की एक क्या थी बेटा, एक सीमा क्षेत्र, एक क्षेत्र था जिसमें उनकी सत्ता चलती थी। कब छीना, 1510 में, ठीक, किसके छत्र छाया में, कृष्णदेव राय के। अब क्या होता है, अब कृष्णदेव राय ने अपनी एक सीमा तो सुरक्षित कर ली। अब क्या हुआ कि इनसे पुर्तगालियों का कि साहब ये क्षेत्र तो सीमित हो गया, हम थोड़ा सा पूर्ववर्ती तट पे, यानी जो आपका नॉर्थ साइड है वो भी थोड़ा सा अगर मिल जाए तो हम अपने को अच्छे से करेंगे और आपसे हमारा व्यापार रहेगा। कभी संधि की इन्होंने कि हम आप पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लिखित में दिया। तो कृष्णदेव राय ने कहा कि बस ये तो तुम कर भी लोगे, हम तुमको मारपीट भगा देंगे। वे बहुत महान शासक थे, बहुत अच्छी सेना थी इनके पास, ठीक, योद्धा टाइप के आदमी थे, और अकेले ही उड़ीसा जैसे बड़े राज्य को हरा चुके थे। इनके मित्र श्रीलंका के उस समय के जो राजा हुआ करते थे, अपने आप को श्रृंग लगाया करते थे, उनके साथ में इनका अच्छा, बहुत अच्छे इनके संबंध रहे थे। तो ऐसा नहीं कि विजयनगर साम्राज्य बहुत छोटा साम्राज्य, बहुत विशाल साम्राज्य था बेटा। बोला जाता है दिल्ली में या तो मुगल और दक्षिण में या तो विजयनगर साम्राज्य। तो इनको लगा कि उन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय से अनुमति प्राप्त की और बोला कि भैया बीजापुर के ही भटकल में, यानी आदिल शाह यूसुफ के ही साम्राज्य में एक जगह है भटकल, क्या मैं वहां पर अपने लिए कुछ प्रशिक्षण संस्थान बना सकता हूँ, यानी जहां पर हम लोग ट्रेनिंग करें। तो भैया बोला बिल्कुल बना सकते हैं। तो भटकल में किला बनाने की अनुमति मिली। क्या बनाने की अनुमति मिली बेटा, किला, ठीक। याद रखिएगा पहले क्या किया इन्होंने, 1510 में जीता गोवा, उसके बाद क्या बनाया, फोर्ट, एक फोर्ट बनाया। तो दे आर सक्सेसफुली गेटिंग द परमिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोर्ट इन भटकल, ठीक, किसके द्वारा, कृष्णदेव राय की अनुमति पर। दो काम किए। तीसरा, 1511 में, यानी ईयर द ईयर पर ईयर, 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी में स्थित मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। अब मलक्का दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ जो ईस्ट है,
साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि देखिए जहां जहां भारतीय व्यापारी जाते थे, केप ऑफ गुड होप आपको याद होगा कि जहां से ये लोग आए थे, अफ्रीका होते हुए और आपका मलक्का होते हुए इधर से आए थे, फिर इधर से अफ्रीका, अफ्रीका के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर से ऊपर होते हुए ठीक फारस आरस होते हुए भारत आए थे। जो गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद, वही इनको लेकर आया था। तो इन्होंने बोला कि जहां जहां भारतीय व्यापारी रुकते हैं, जहां जहां पर ये स्टे करते हैं, जब यूरोप से व्यापार के समय या अफ्रीका से व्यापार के समय, हम हर उस केंद्र को अपने कब्जे में ले लें। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि भटकल में किला बनाने के बाद, गोवा को जीतने के बाद, फिर उन्होंने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का पर अधिकार कर लिया कि भैया लो। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई मान लो व्यापारी है, कोई भारतीय राजा, वो सोचे चलो तुमने गोवा जीत लिया, हम दक्षिण चले जाएंगे, घूमते हुए गोवा होके जाएंगे, क्यों, गोवा से हम करेंगे नहीं व्यापार, हम दूसरे का सूरत से कर लेंगे, हम आपका कोलकाता से कर लेंगे, कहीं और से व्यापार करेंगे। तो इन्होंने, आप यहाँ तो कर सकते हैं लेकिन आप जाओगे तो घूम के वही रास्ता, केप ऑफ गुड होप होते हुए, तो आप वहां पर अपने जहां जहां आपका बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लेंगे। तो अल्बुकर्क ने मलक्का के बाद बेटा फिर क्या किया, होमवर्स पर अधिकार कर लिया, जो कि फारस, फारस अर्थात ईरान, आज का ईरान, फारस को इंग्लिश में पर्सिया कहते हैं, ठीक। तो वे ऑफ पर्सिया, होमवर्स पर अधिकार कर लिया, यानी पर्सिया की खाड़ी, वे ऑफ पर्सिया, क्या नाम था उसका, होमवर्स पर अधिकार कर लिया 1515 में। अब आप देख रहे होंगे कि हर वर्ष ये कुछ ना कुछ क्या करते जा रहे, कैप्चर्ड करते जा रहे हैं, अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं, अपने साम्राज्य को और विस्तार देते जा रहे हैं, ठीक। और चुन चुन को विस्तार देते जा रहे हैं, जो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, यानी जो आपके ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, ट्रेडिंग सेंटर्स को अपने किसमें लेते जा रहे हैं, अपने एक्सपेंशन के थ्रू, यानी अपने विस्तार के थ्रू उसको अपने अंडर में लेते जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, अल्बुकर्क ने बोला भैया देखो, इस बीच में क्या होता था, इनके सैनिक हमेशा कहते थे कि साहब अब छुट्टी चाहिए, क्यों, साल भर हो गई, 2 साल हो गया, अब हमें घर वालों की याद आ रही है, मेरे बालक बच्चे बड़े हो रहे होंगे, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, सबकी याद आ रही है, तो अब मना तो कर नहीं सकते, तो सेना विद्रोह कर देगी, आपके अधिकारी विद्रोह कर देंगे। तो बोले भैया जाओ। दिक्कत क्या आने लगी थी अल्बुकर्क के पहले के लोगों को, कि जब ये लोग जाते थे उस जगह कोई ना कोई नया रिक्रूटमेंट आएगा, भाई देखो पोस्ट तो खाली होगी नहीं, ट्रांसफर, अगर कोई ट्रांसफर ले रहा है तो उसकी जगह दूसरा कोई आएगा। अब वो व्यक्ति जब आएगा तो उसको वहां की रीजनल लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उससे क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय भौतिक भाषा भी आनी चाहिए कि वहां की लोकल जबान क्या है, वहां की आम भाषा क्या है, दूसरा नहीं आती उसको सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे में टाइम बहुत लग जाता था, मतलब जो काम अगर कोई चीज है जो लोग को पहले से पता है, हैबिचुअल हो चुके हैं, लोगों से जानते, जान परिचय, अब कोई नया आएगा, जान परिचय को करने में या उस सराउंडिंग को समझने में, सर्कमस्टांसेस को देखने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला अल्बुकर्क ने, ऐसा करो तुम लोग भारतीय स्त्रियों से विवाह, ठीक, और जो विवाह करेगा उसको मैं प्रमोशन भी दूंगा, प्लस उसको मैं क्या दूंगा, उसको मैं रिवॉर्ड भी दूंगा, यानी उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो कौन नहीं चाहेगा, ठीक भैया, एक बाहर वाले एक घर वाली, ठीक। तो ये लोग भी बड़ा दुष्ट प्रकृति थी, भारतीय ने स्वीकार नहीं किया, भारतीय बोले भैया देखो हमारे पहले भी महिलाएं बेचारी कभी इसी के आधार पर, कभी अरबी आकर के, कभी तुर्की आकर के भारत पर आक्रमण करते थे, और यहाँ से लोगों को गुलाम बना कर ले आते थे, बगदाद में बेच रहे, कभी कहीं बेच रहे, और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। जो महिलाएं बचा पाती थी अपने सम्मान को, तो वो कभी चित्तौड़ में जैसे हुआ था, है ना, तो कभी अग्निकुंड में समा जा रही है, अर्थात जिसको सबने जानते बेटा, हम सभी लोग जानते हैं, रानी पद्मिनी का भी हुआ था, है ना, तो जौहर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई जौहर कर रही है तो कभी कोई सती हो जा रही है, तो इस चीजों को लोगों ने अब बहुत ज्यादा तगड़ा विरोध किया कि हम नहीं करेंगे, ठीक, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, पहले हम बहुत कुछ झेल चुके। अब इसमें इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, नहीं भैया हम ऐसे नहीं है, हम इतने क्रूर नहीं है, हम क्या करेंगे कि आपके क्षेत्र में, मतलब जहां जहां पर पुर्तगालियों की सत्ता है, वहां पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देंगे, सती सिस्टम इज टोटली बैन कर दिया, बैन कर दिया सभी सती सिस्टम को, सती प्रथा बंद कर दी गई। और सन 1515 में भारत का पहला चर्च, सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किया। देखिए अभी ये सेंट जीवित है, इनके जीवित रहते चर्च बनाया गया। देखिए हमारे क्या होता है या और धर्मों में कि देवी देवताओं के नाम पर मंदिर होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है ना। आपने महात्मा गांधी के मंदिर नहीं देखे होंगे, या कोई कितना भी बड़ा महान अपने आप को बोले, ठीक, उनके नाम पर मंदिर नहीं होते। एक से शंकराचार्य हुए, उनकी मूर्तियां लगी, लेकिन शंकराचार्य का मंदिर नहीं होगा। मंदिर वो आपके 4
मठों के नाम से जाने जाएंगे, ठीक, कि श्रृंगेरी पीठ है, ये कौन सा पीठ है, लेकिन व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं होगा। इन्होंने क्या किया कि सेंट जेवियर के नाम पर पहला चर्च बनाया। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत का पहला चर्च किसने बनवाया और कहाँ बनवाया? तो भारत का पहला चर्च 1515 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा एक पुर्तगीज वायसराय के द्वारा, है ना, भारत में बनवाया। कहाँ बनवाया गया? गोवा में। किसके नाम पर बनवाया गया? सेंट जेवियर के नाम पर बनवाया गया। ठीक, अब देखिए लोगों में आस्था कैसे जागृत होगी? सती प्रथा। सती प्रथा आप लोग को बता दें, सती प्रथा में और जो आपके राजपूत रानियां या उस समय के जौहर होते थे, डिफरेंट क्या होता है? जौहर होता है कि जब राज्य के पुरुष, किले के पुरुष या राजा, सैनिक और जितने भी लोग हैं युद्ध करने जाते हैं, तो जब युद्ध में ये खबर मिलती है कि अब सेना पराजित हो चुकी है, राइट, सेना पराजित हो चुकी है, तो उस राज्य की महिलाएं अपने सम्मान को सुरक्षित रखने, ठीक, मान मर्यादा, अपने मर्यादा को बनाए रखने के लिए, अपमानित ना होने के लिए क्या करती थी कि अपने आप को अग्नि के समर्पित कर देती। मतलब बहुत बड़े कुंड में पहले से लकड़ियां पड़ी रहती थी, चंदन वगैरह की लकड़ी पड़ी रहती थी, उसमें बकायदा विधिवत पूर्ण रूप से पूजन अर्चन के बाद वो क्या करती थी बेटा, उसी में ही अग्नि स्नान के लिए कूद जाती थी। उसको बोलते हैं जौहर, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया जाए। ठीक, जब सेना हार जाए, जब व्यक्ति उनसे मेल नहीं हुआ, अर्थात कि पता चल जाए कि सैनिक वापस नहीं आएंगे, राजा वापस नहीं आएंगे युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक, तब स्त्रियां यहाँ पर क्या करती थी और पहले उससे परमिशन ले लेती थी कि साहब कि आप अगर नहीं आएंगे तो हमें परमिशन दीजिए कि आपकी जब वहां पर सपोज ईश्वर ना करे कि अगर आप युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं या युद्ध में हारते हैं तो जाहिर सी बात है बंदी बना लिए जाएंगे, जेलों में डाल दिए जाएंगे या मृत्युदंड दे दिया जाएगा, क्योंकि भाई कोई भी शत्रु सेना के साथ यही व्यवहार करेगा उसमें। तो उनको लगा कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपके जैसे पता चल जाएगा तो मैं जौहर करूं, अर्थात मैं अग्नि को स्नान के लिए स्वीकार करूं। लेकिन सती प्रथा में क्या होता था कि एक प्रकार से ये कम ही देखा गया था हमारे यहाँ, लेकिन बाद में ये लोगों ने इसको प्रतिष्ठा का और अपने आन बान शान का एक सिंबल बना लिया था। होता क्या था इसमें कि जब भी किसी स्त्री का, किसी विवाहिता के पति किसी रोग से या युद्ध से या किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो विवाहिता उस पति के शव के साथ, है ना, अपनी अग्नि चिता पर बैठ करके स्वयं भी भस्म हो जाती थी। उस प्रक्रिया को सती प्रथा कहते थे। तो इन्होंने बोला कि हमने सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया। लोग थोड़े से क्या होंगे, भाई माँ बाप कौन चाहेंगे उसकी बालिका जो है वो, मान लीजिए छोटी बच्ची है, पति उसका मृत्यु को प्राप्त हुआ, अभी 14-15 साल पहले तो बाल विवाह हो जाते थे, तो बचपन में ही वो विधवा हो गई, जीवन भर विवाह नहीं हो सकता, तो उन्होंने बोला कि अब उसको सती होना पड़ेगा। तो इन्होंने रोक लगा दी, तो लोग सोचेंगे मेरी बिटिया क्यों सती बने, तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी लोग इनसे जुड़ गए, मानसिक रूप से अटैच हुए कि हाँ भैया जो अल्बुकर्क है वो अच्छा काम कर रहा है, कि सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अब वो उसने लालच दिया कि भैया देखो यहाँ तो बैंड लगाया ही लगाया, अगर आप मेरा धर्म स्वीकार करेंगे, क्रिश्चियनिटी में आएंगे, तो हम आपको ये पद दे देंगे, इतना धन देंगे, या हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो प्यार से तो समझाया ठीक है, लेकिन फोर्सफुली किया तब विजयनगर साम्राज्य और लोगों ने इसका भयंकर विरोध किया था। वो बात की बात है, बताते हैं आपको। अब देखो बेटा क्या हुआ, इसी कारण से अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में नेपोलियन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर हुई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतने सारे इनके द्वारा कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की गई, भारत में पहली बार चर्च बनाया गया, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भैया की होती मृत्यु, उसके बाद अगले जो पुर्तगाली गवर्नर आता है उसका नाम क्या था बेटा, सॉरी वायसराय बन के आता है, पुर्तगाली गवर्नर है वायसराय, नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538। ठीक, इनका ये टाइम पीरियड है। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले बताया कि गोवा जीत लिया गया था, अब कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, क्योंकि गोवा केंद्र में आता था, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, इधर दक्षिण उधर उत्तर, सारा कंट्रोल में आ रहा है। तो बीच में यानी केंद्र में आने के कारण, और दूसरा इधर विजयनगर साम्राज्य है जो रक्षा या बोला जाए सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रहा है, इसलिए इन्होंने अपनी स्थल सीमा को सुरक्षित जान करके अपनी जो इनकी बाउंड्री है सरफेस यानी लैंड वाली, उसको समझे कि इधर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साम्राज्य जो इस पर हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ इनका संबंध है, तो क्यों ना गोवा को ही अपने लिए
राजधानी बना लें, और ये राजधानी इनकी रहता है सन 1962 के अंत तक। उसके बाद गोवा को पुर्तगाली राज की औपचारिक राजधानी बनाया गया। उन्होंने 1534 से लेकर 1535 के बीच द्वीप और दमन पर अधिकार कर लिया। द्वीप को भी जीत लेंगे और दमन को भी जीत लेता है। देखो द्वीप क्या होता है कि उस समय की गुजरात के शासक के अधीन था। उस शासक का नाम था बेटा बहादुर शाह। ठीक, इसको पराजित करके इससे द्वीप और दमन जीत लेता है। उसके बाद ये खबर अकबर तक फैलती है, तो अकबर भी इससे युद्ध करता है, किस पर? बहादुर शाह के साथ, और इसको पराजित करता है, गुजरात को अपने राज्य में मिलाता है, या बोला जाए इसको अपने अधीन कर लेता है, और कहता है भैया हमको समुद्र देखना है। तो पुर्तगाली कहते हैं भैया टैक्स देना पड़ेगा, अगर समुद्र देखना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अकबर कहता है भैया दे दो यार, वैसे इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, इधर राजपूतों से, उधर दक्षिण में, उधर उत्तर में, पूरब में, एक और फ्रंट खोलना है। बोला हम इतने सारे फ्रंट पे तो नहीं लड़ सकते, अभी मुगल वंश उतना मजबूत नहीं। ठीक, अभी हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी हम लोग विस्तार कर रहे हैं, राजपूतों से टकरा विरोध चल रहा है, तो क्यों ना दे दो भैया, लड़ाई वड़ाई मत करो, है ना, पुर्तगालियों को दे दो, ये लोग बहुत होशियार है। और अकबर ने सुन रखा था कि बहादुर शाह युद्ध के समय क्या करता है, ये पुर्तगाली से युद्ध करने जब जा रहा होता है तो पुर्तगाली होशियार होते हैं, ये जानते हैं जमीन पर जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो इनके पास हाथी ना तो घोड़े उस टाइप से, भाई इनके पास तो सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में हाथी घोड़े तोप वगैरह। ये लोग समुद्र भाग जाते थे जहाज लेकर के। अब आपको पता है जहाजों पर कैनन लगा दिए, अब रणनीति इनकी अलग है। ठीक, जैसे मराठे बोला जाता है गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, इसी प्रकार से पुर्तगीज समुद्र के बहुत बड़े योद्धा थे। ये क्या करता है, बहादुर शाह को युद्ध में ले जाता है, वहीं डुबो के मार देते हैं, इनके जहाज को ही गोला मार के तोप में डुबो के उनको वहीं पे, उनका बोला जाए तो कि समुद्र में ही उनकी अंतिम संस्कार कर दिया, इनको जल समाधि दे दी गई, इसको बहादुर शाह की। तो ये भैया इनके साथ मारा गया। इसी कालखंड के साथ पुर्तगालियों को भारत में किस नाम से जाना गया? समुद्री भारतीय साम्राज्य का अधिकार, यह बोला गया। तो पुर्तगाली द्वारा समुद्री भारतीय साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया का नाम दिया गया, यानी पुर्तगालियों के जितना भी टेरिटरी थी उसको किस नाम से जानते थे भारत में? एस्तादो दा इंडिया के नाम से जानी जाती थी। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़े कि पुर्तगालियों के जो मुख्य यहाँ पर वायसराय आए थे, या बोला जाए जो उनके प्रमुख लोग आए थे अधिकारी बनके, उनके नाम। अब देखते हैं उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। तो भैया सबसे पहले देखते हैं हम कि सेंट जेवियर चर्च बनाया गया। उसके बाद 1560 में गोवा में ही ईसाई धर्म न्यायालय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। ये क्या होता है? देखिए, पहले चर्च बनाया, सती प्रथा प्रतिबंध किया, लोगों को कन्वर्ट किया, अब क्या किया? ईसाई धर्म न्यायालय। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति जो बाइबल गोवा में रह करके या पुर्तगालियों के साम्राज्य के क्षेत्र सीमा में रह करके और इनके बाइबल में लिखे हुए नियम कानून के विरोध में जाता है, अर्थात बाइबल के विरोध में कोई कार्य करेगा, तो उसको ईसाई धर्म के न्याय संहिता के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी जुडिशरी सिस्टम, पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। इस धार्मिक न्यायालय का नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। आपने सुना होगा कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। उसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की गई थी, और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। 1774 में किसको, कौन सा एक्ट आया था बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, जिससे कि अंग्रेज जो कि उस समय के जो गवर्नर थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। याद आया ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कार्य हुआ कि भैया गोवा है, कोचीन है, या बोला जाए होमोर्ज है, मलक्का है, भटकल है, तो इन सारे जगहों पर जो अधिकारी है वो आपस में एक दूसरे को स्वतंत्र है, एक दूसरे कहना नहीं मानना है। तो इसमें सर्वोच्च माना गया गोवा वाले को, और इन सब को इसके अधीन करते हैं गोवा वाले के, कि भैया अब तुमको गोवा वाले का कहना मानना पड़ेगा, अपनी मनमानी करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, और जो नहीं कहना मानेगा उसको यहाँ के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब देखिए, चर्च जब बन गया तो 1542 में सेंट जेवियर गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आता है। कौन? सेंट जेवियर गवर्नर, उस समय के गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ इंडिया आता है और अपने चर्च को देखने आता है। जय जान लो बेटा, सेंट जेवियर की एक डेड बॉडी अभी भी रखी गई चर्च में। जब इन लोगों ने विजयनगर के साथ फिर से मक्का, मैंने बोला था मक्कारी करेंगे, सॉरी मराठों के साथ, तो मराठों के पेशवा
साथ इन लोग का युद्ध हुआ। तो पुर्तगालियों के जो उस समय के गवर्नर था, ठीक, वो जाकर के सेंट जेवियर चर्च में जाकर के हाथ जोड़ता है कि प्रभु, हे, अपने इष्ट को आराधना करता है कि हे गॉड, कृपया करके मराठों को गोवा में अंदर आने से रोक लो, नहीं तो हमारी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और हमें गोवा छोड़ना पड़ जाएगा। और देखिए हुआ क्या कि मराठों के उसी बीच में वो मराठे बिल्कुल पुर्तगालियों को खदेड़ते धकेलते हुए गोवा तक सीमित कर दिए थे और गोवा के अंदर भी आक्रमण करने वाले थे, लेकिन तब तक ये हुआ कि अब्दाली की आक्रमण की खबर आ गई कि अब्दाली आने वाला है। अन्यथा भारत में पुर्तगालियों की सत्ता 17वीं शताब्दी में ही 16वीं शताब्दी सॉरी 18वीं शताब्दी में ही 1750 के आसपास ही खत्म हो जाती है। ठीक, आज ना हम पुर्तगाली का इतिहास पढ़ रहे हो तो ना क्या कहते कि 1962 के बाद तक ये हमारे देश में रहे। ठीक, तो अब्दाली के कारण ही ये लोग बचे। चलिए, अब पुर्तगालियों ने देखिए भारतीयों को किस किस चीज से अवगत कराया। सबसे पहले ये अमेरिका, ठीक, क्या बोला जाए, ब्राजील, बेसिकली ब्राजील से तंबाकू और आलू एवं मक्का, ये तीन चीजें लेकर आए। कहां से? अमेरिका और ब्राजील से। देखो इन लोगों को पता था कि अगर सबसे पहले अगर किसी चीज को फेमस करना है तो राजा को फेमस करो। जैसे आज आप देखते हो ब्रांड एम्बेसडर, हम लोग देखते हैं ना कि भैया वो पान बाहर का ऐड कर रहे हैं, वो किसी का ऐड कर रहे हैं, चैनी खैनी का कर रहे हैं, तो हम लोग भी खाने लगते हैं। ठीक, स्टूडेंट तो बहुत ही खाते हैं क्योंकि कहते हैं भैया पढ़ने के लिए खा रहे हैं, न जाने कौन सा नशा है जो उस नशे से दूर ना होता। ठीक, तो भैया यहाँ पर देखा गया कि अमेरिका से तंबाकू, अब उसमें जो बादशाह थे ना, मुगलों का शासन आ गया था, तो अकबर भी नंबर 1 का। कौन? भैया गांजा वांजा पिए वाला, तंबाकू मक्खी खाने वाला। दूसरा उसका लड़का, क्या नाम था उसका बेटा? जहांगीर। जहांगीर तो नंबर 1 का। वो रंगीन पानी समझ रहे हैं, रंगीन पानी पीने वाला और भैया खूब गांजा वांजा फूते वाला। तो इन लोगों ने बड़ा इसको रिफरेंस, अब जब बादशाह खुद पियेंगे तो बादशाह के जो वजीर होंगे उनके नीचे के लोग भी कहेंगे अरे बादशाह पी रहा था हम पियेंगे। ठीक, धीरे धीरे आम जनता में ये चलन में आ गया। ठीक, अलग अलग देशों से क्या लेकर आए? अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा आदि चीजों से भारतीयों को अवगत कराया। ठीक, अब देखिए पुर्तगालियों की बेटा नीति क्या थी? भारत में 3G की, ये क्या चलाते थे? 3G की पॉलिसी लेकर भारत में आए थे। 3G का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है जी से गोल्ड, एक जी माना होता है गॉड, है ना, और एक जी का मतलब होता है ग्लोरी। ठीक, मतलब इनका उद्देश्य क्या था भारत में? 3G का उद्देश्य लेकर आए कि भारत से सोना लूटेंगे, यानी यहाँ पर गोल्ड बहुत है। दूसरा, अपने गॉड का प्रचार करेंगे, अपने भगवान का प्रचार करेंगे, क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। और ग्लोरी, ग्लोरी मतलब अपने आप को महान दिखाएंगे, बहुत एडवांस दिखाएंगे और अपने एक्सपेंशन करेंगे। ग्लोरी मतलब साम्राज्य विस्तार करेंगे। ये 3G लेकर आए। ठीक, पुर्तगालियों का मॉडल क्या था? 3G मॉडल था। तो बात समझा गई। लेकिन क्यों ये मॉडल भारत में बहुत दिन नहीं चला, ये बहुत सीमित क्षेत्र में क्यों रह गए? इसके प्रमुख कारण है और सबसे प्रमुख कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, तो पुर्तगालियों को हमने समझा। अब देखिए उनके जो कार्य थे उसमें ये भी ऐड होता है कि पुर्तगालियों को जब ब्राजील में सोने की खान मिली तो उनको ये लगा कि अब हमारा जो प्रमुख उद्देश्य था व्यापार, वही हम भारत सीमित रखेंगे, क्योंकि धन की जो कमी थी वो तो यहाँ से हम पूरी कर ले रहे हैं। ठीक, तो अपनी सेनाओं को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए इनके लिए तो मौजा ही मौजा हो गया, भैया बहुत सारा सोना मिला ब्राजील में। ठीक, और इसको देख देख करके, मतलब जब जिसके राज्य में अधीन होगा वो राज्य अमीर हो जाएगा। अगल बगल के राज्यों को बड़ा तकलीफ हुई, जैसे फ्रांस, है ना, जैसे आपका डच, जैसे आपके ब्रिटिशर्स। ठीक, तो इनको जब खानी प्राप्त हो गई तब इनका क्या हुआ कि लूटने वाला उद्देश्य लगभग वो भारत में अब और ज्यादा विस्तार नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ बेटा? जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता है, रिलीजियस इनटॉलरेंस की पॉलिसी, दे आर, क्या बोला, पुर्तगाली गॉट गोल्ड माइंस इन द ब्राजील। और अगला पॉइंट था बेटा कि पोर्तुगीज अडॉप्टेड रिलीजियस इनटॉलरेंस पॉलिसी। पोर्तुगीज ने क्या किया कि रिलीजियस इनटॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। देन भारत में बड़े जहाजों का निर्माण कार्य स्टार्ट किया, अर्थात दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग बिग शिप्स। इन्होंने भारत में बड़े जहाज बनाए। बड़े जहाज का काम क्या था बेटा? ज्यादा से ज्यादा सामान जा सके, ज्यादा से ज्यादा दूरी तक हम तय कर सके, क्योंकि जितनी लंबी दूरी तय करनी होगी उतना सामान, खाने पीने का रसद वगैरह वो चीजें ले जानी होगी। तो यानी बड़े बड़े जहाजों का निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया। कहां पर? गोवा में। ठीक,
अब देखिए, जो मैंने बताया था कि सेंट जेवियर आए थे भारत में, तो 1556 में ही भारत में पहली, ठीक याद रखना इस बात को, भारत में ही नहीं एशिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की गई, अर्थात छापे खाने की मशीन, ठीक। तो इन द ईयर 1556 Portuguese were established the first India's printing press in Goa। क्यों स्थापित की गई? देखिए, इन लोग को सारी चीजें जो थी ना वो डॉक्यूमेंटेशन में रखनी थी। अब भारतीयों को पुर्तगाली आती नहीं, ठीक, और जगह 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 उनको अपने लेटर भेजने हैं, आज्ञा पत्र छपवाने हैं। दूसरा जो और सबसे ज्यादा जरूरी, भारतीयों को क्या बांटनी थी? बाइबल। अब बाइबल लिखने लिखने में तो लग जाएंगे सालों, ठीक। तो क्या करना है? प्रिंटिंग प्रेस बनाओ, यानी कुछ ही क्षणों के अंदर, यानी ऐसे ना स्नैप ऑफ फिंगर, चुटकी बजाते ही पेज कॉपी यानी पेज प्रिंट हो गया। भाई आपने कोई चीज लिया, जैसे आपने देखा होगा मुहर होती ना, ऐसे पहले मुहर टाइप की होती थी, बड़ी सी मशीन होती थी, बस वो काला सादा पेज रखो वो पूरा छाप देती, ठीक। तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल का छापना स्टार्ट किया, खूब बाइबल छाप छाप के लोगों को बांटना शुरू कर दिया सेंट जेवियर ने। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस का उद्देश्य क्या था? भारत में जो क्रिश्चियन धर्म से, ईसाई धर्म से संबंधित सामग्री को छापना और उसको बांटने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन लोगों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। आगे चल करके ये क्रांति बहुत काम आएगी बेटा। उसके बाद आपने सुना होगा कि भारत में यूरोप या पुर्तगालियों द्वारा गैथिक या इसको गॉथिक कहते हैं, गॉथिक शैली यानी गॉथिक स्टाइल स्टार्ट की। देखिए, कुल मिलाकर के हमने देखा कि इनके जो चर्च होते थे वो नुकीले होते, आपने देखा होगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में या जो भी चर्च होंगे, जहां जिस शहर में आप होंगे, आप जाके देखना, आपके चर्च की जो टॉप पॉइंट होगा ना, ऊपर वाला बिल्कुल नुकीला होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? इसको नुकीले मेहराब कहते हैं, नुकीले नुकीले मेहराब, ठीक। ऐसा कुछ स्टार्ट किया, यानी पॉइंटेड आर्च। दूसरा क्या होता है बेटा? इंडिया में देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, ऐसे अपने मंदिरों में देखा होगा ना, चौखट होती है जो छोटी होती थी, सर झुका के जाना होता है, यानी ईश्वर के सामने अहंकार नहीं, अहंकार को त्याग कर, जैसे माता पिता से मिलते ना तो सर को झुका लेते, तो ईश्वर के सामने। इसलिए देखा होगा कि जो मंदिर के चौखट होती है वो चौकोर होती है, चौकोर होती है ना, ठीक बेटा। और ऐसा तो गिरजाघर में होता नहीं, गिरजाघर में चौखट होती नहीं, खूब ऊंचा सा मेहराब होती, तो ये चौखट होती थी। इसको क्या बोलते थे बेटा? इसको बोलते थे आपकी जो एबिलेटेड छत, यानी भारत में जो चलता था एबिलेटेड रूफ या ऊंची छतें, ऊंची छतें, ठीक, खूब ऊंची ऊंची छतें होती हैं और ऐसे गेट आर्च होते हैं। तीसरा क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा इस्लाम में कुछ इस प्रकार के होते हैं, है ना, कुछ प्रकार का होता है ना, बहुत ज्यादा नुकीला नहीं है, गुम्बदकार का होता है, इसको थोड़ा सा करा भी सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? मेहराब। इसको क्या बोलते हैं? मेहराब, ठीक, मेहराबदार। तो इसको कहते हैं बेटा डीप डेकोरेशन। एक मिनट, मेहराब हो गया, तीसरा क्या था? डीप, डीप, ठीक। अब देखो, अलग अलग धर्मों में आपने देखा होगा अलग अलग, जैसे भारत में हम लोगों ने देखा होगा मठ शैली, ऐसे गेट सा होता है, ठीक, उसके ऊपर ऐसा कुछ प्राचीन आपने मंदिर देखोगे जगहों पर, तो शिव जी का मंदिर होते हैं बेसिकली, वो ऐसे मठ शैली में बने होते हैं, छोटे छोटे आले होते हैं, बीच में एक शिव जी की प्रतिमा होती है, पूरा जैसे शिवलिंग होता है, किनारे किनारे दीपक होती है। इस्लाम में कुछ ऐसा होता है और इसमें ऐसा होता है, किनमें? पुर्तगालियों में। तो पुर्तगालियों की देन है क्या हमारे लिए बेटा? कैथोलिक स्टाइल यानी कैथोलिक शैली,
कैथोलिक शैली की विशेषता क्या होती है? एक तो पॉइंटेड आर्च होती है, मतलब नुकीली सहतीरें होती है, बहुत नुकीले नुकीले होता है। देखो गिरजाघर पे, और ऐसे यहाँ पे नुकीला जहां होता है वहीं पे लोग जीसस क्राइस्ट का अपना सिंबल बांध देते हैं, ठीक, इस प्रकार से बना होता है। तो आपने देखा ही होगा अक्सर ऐसे चर्च में होता है, इस प्रकार से लगा होता है ना, ऐसे ऐसे पॉइंटेड, एक मिनट में पॉइंटेड बना दूं, कुछ पॉइंटेड ऐसे चर्च का सिंबल लगा होता है। ऐसा को दिया था ना, जैसे उसमें मैरी, जो मदर मैरी की फोटो लगी होती है। एक कहानी बताते हैं यहाँ पर, अल्फांसो डे अल्बुकर्क जब आता है, याद आया मैरी से, वो कहता है भारत में सब ईसाई हैं, लेकिन हम ये भारतीय ईसाई जो ना कच्चे ईसाई हैं। बोले क्यों? बोले वहां भी मदर मैरी पूजी जाती है, और उनको भी मैरी नहीं तो बोल पाए, बोले उनको लोग जो मदर मैरी है उनको इंडिया में माता माता बोलते हैं, ठीक, तो वो माता बोल नहीं पाता क्योंकि इनकी जो बोला जाए वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ी अलग है। कहता बस इनको थोड़ा सा क्या करना है, पक्का वाला बनाना, मतलब ये लोग कच्चे वाले क्रिश्चियन है, ठीक, क्योंकि हमारे भी मदर मैरी पूजी जाती है, वहां भी मदर मैरी पूजी जाती है, लेकिन उनकी मदर मैरी दिखती थोड़ी अलग है, ठीक, मदर मैरी दिखती अलग है, लेकिन उनको क्या पता था कि भैया हमारी तुम्हारी मदर मैरी जो है वो अलग दिखती है, यहाँ वाली मदर मैरी क्रोध में आ जाए तो भस्मासुर को भी नष्ट कर देती है ना। यहाँ जो मदर है वो मदर ऑफ गॉड कही जाती है, यानी ईश्वर की भी माता कही जाती है, ठीक है, और यहाँ पर बालिकाओं को भी माता के रूप में, नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, ठीक, तो ये चीजें शायद उनको नहीं पता थी। चलिए ये तो हो गई पॉइंट, थोड़ी सी बात वो जो अलवीरा ने बताई थी। अब इनके द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई उसकी कुछ विशेषता है जो अक्सर पूछी जाती है। पहला पॉइंटेड आर्च, दूसरा बेटा एविलेटेड रूफ, यानी ऊंची छतें होती थी। आपने देखा होगा बहुत जाओगे घर में खूब ऊंचा ऊंचा छतें होती हैं। आपने देखा यूरोपियन आर्ट जो होती है वो काफी ऊंचा, रेलवे स्टेशन पुराने जमाने के देखे होंगे या पुराने जमाने की बैरक देखे होंगी, तो हाइट बहुत दी जाती है जिससे कि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे, काफी ऊंची हाइट होती है। और तीसरा डीप डेकोरेशन, मतलब डीप डेकोरेशन मतलब बारीक सजावट की जाती है। बहुत आपने देखा होगा गिरजाघरों में जो कांच है वो बहुत आर्ट बनाई जाती है, छतों पर कार्विंग की जाती है, ठीक, तो ये अपने आप को डीप डेकोरेशन कहते थे। लेकिन जब भारत में आए तो कह रहे भैया यहाँ तो डेकोरेशन की बिल्कुल सीमा ही है ना, बियॉन्ड द लिमिट, यानी बोला जाए कि डेकोरेशन की पराकाष्ठा हो जाती है भारत में। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मंदिरों में, घरों में या महलों में या किलों में, ठीक, मकबरों में, जगह जगह पर डेकोरेशन बहुत महीन चित्रकारी की जाती है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषता क्या थी पुर्तगाली द्वारा? पॉइंटेड आर्च, एविलेटेड रूफ और डीप डेकोरेशन। तो ये कुल मिलाकर के पुर्तगालियों की भारत में जो भी इनके द्वारा कार्य किए गए, जो भी इनके द्वारा भारत में अभियान चलाया गया, उसका पूरा डिटेल था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा पुर्तगालियों के बाद भारत में जो आए, यानी भारत में जितने भी यूरोपीय आए थे उनके बारे में, ठीक, तो आपको सबको पता है कि पुर्तगाली के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए, उसको हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं।